हेलो दोस्तों, आज हम आपको कहानी एक ठग की बेटी। जंगल में रहने वाले जंगल में एक ठग की दो बेटियों की, जो जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को छल कपट से लूट कर उनका कत्ल कर देती। फिर एक दिन ऐसा एक मुसाफिर आया जिससे उन सबकी जिंदगी बदल गई। एक गुस्सैल राजा ने अपने पुत्र को किसी दोस्त के कारण देश ने निकाल दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने गुजारे के लिए 4 लाल और कुछ स्वर्ण भी अपने साथ ले लिए और भरे हृदय से अपने पिता के महल छोड़ दिए। चलते चलते जब वो शहर से कुछ दूर पहुंचा तो उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। राजकुमार उस साधु को दंडवत प्रणाम किए करके एक तरफ बैठ गया। जब साधु ने उसकी मायूस शक्ल और देह पर कीमती वस्त्र देखे तो साधु ने उससे पूछा, बच्चा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? राजकुमार बोले, महाराज मैं राजा चंद्रगुप्त का पुत्र महेंद्र गुप्त हूँ। मुझे मेरे पिता ने देश से निकाल दिए हैं, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। रास्ते में आपका आश्रम दिखाई दिया तो मेरे मन में आया कि आपके भी दर्शन करता चलूं। साधु ने महेंद्र गुप्त की बात सुनकर कहा, वश तुम नेक इंसान हो और परदेश जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूँ। तुम उन बातों पर अमल करना। प्रदेश में ये बात तुम्हारे अवश्य काम आएंगे। पहली ये कि प्रदेश में एक से भले दो होते हैं। दूसरी ये, प्रदेश में दूसरे के हाथ के बना खाना मत खाना। खाना भी पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। तीसरी बात है कि दूसरे को बिछाई हुई चारपाई पर कभी मत सोना। अगर सोना भी हो तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेना। चौथी बात है, अगर कहीं शत्रुओं को फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। साधु ने कहा, मेरी ये 4 बातें हमेशा याद रखना। साधु के बात सुन साधु को प्रणाम कर राजकुमार प्रदेश चल पड़े। जब चलते चलते बहुत दिन बीत गए, वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक चील एक कछुओं को बच्चों को लेकर उड़ी जा रहा है। संयोगवश बच्चा उस चील के पंजे से निकलकर गिर गया। महेंद्र गुप्त ने कछुए को तड़पते बच्चे को देखा। उसे बहुत दया आया। उसने मन में सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होगी। पहली तो ये कि इस बच्चे की प्राण बच जाएगी और दूसरी ये कि साधु द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी। इस सफर में एक से भले दो होते हैं और इससे बातें करते हुए दिन भी आसानी से बीतेंगे। ये सब सोचकर महेंद्र गुप्त ने बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब सफर में उसके साथ कछुए का बच्चा भी हो लिया। कुछ दिन के समय के बाद राजकुमार को एक अच्छा अच्छा स्थान दिखाई दिया। उस स्थान पर पहुंचकर कुछ खाया पिया और फिर कछुओं के बच्चे को बोला, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा थोड़ी आराम कर लूं। ये कहकर महेंद्र गुप्त एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का ये दस्तूर था कि जब कोई मुसाफिर इस पेड़ के नीचे ठहरता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसे आंख निकाल लेता। नाग ने जब सोते हुए मुसाफिर को देखा तो पेड़ के नीचे उतरा और राजकुमार को डस लिया। सांप के डसते ही राजकुमार का तुरंत प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ देर में कछुए की नजर जब महेंद्र गुप्त पर पड़ी तो उसे मरा देखकर बहुत घबराया और महेंद्र गुप्त के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी पेड़ से नीचे उतरा और ज्यों उसे महेंद्र गुप्त की आंख निकालने चाहिए, त्यों ही कछुए ने झपटकर कौवे के गर्दन को मुंह से पकड़ लिया। कौवे ने बहुत जोर लगाया मगर कछुए ने उसे नहीं छोड़ा। तब कौवा ने सांप को पुकारा। कौवे की आवाज से सांप आ गया। उसने बड़े जोर से कछुओं को पीठ पर डंक मारा, परंतु अपना मुंह भीतर कर लिया। सांप ने कई बार कछुओं को पीठ पर डंक मारा, किंतु हर बार कछुआ अपना मुंह अंदर कर लेता। जब सांप का कछुए पर बस नहीं चला तो उसने कछुए से प्रार्थना की कि तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। ये सुनकर कछुआ बोला, नहीं, तूने मेरा मित्र को डसा है और मैं भी तेरे मित्र को जान लूंगा। तू मेरे मित्र को छोड़ दे तो मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूंगा। ये कहकर सांप ने काटे हुए जगह पे मुंह रखकर महेंद्र गुप्त की शरीर से विष खींच लिया। अब तुम मेरे मित्र को छोड़ दे। जब कछुए ने राजकुमार को देखा कि थोड़ा उसे होश आ रहा है और उसका जहर उतर रहा है तो उसने कौवे को छोड़ दिया। जब महेंद्र गुप्त को होश आया तब कछुए ने उसे सांप का डसने के सारा हाल सुनाया। कछुए की बात सुनकर तुरंत महेंद्र गुप्त के मन में साधु की बताई हुई पहली बात खटकी। सोचा, साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले दो होते हैं। मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ चला। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब समुद्र के किनारे जा पहुंचा तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र मेरा देश आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिल आऊं। उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गया और बहुत दुखी होंगे। महेंद्र गुप्त ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गए।
जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था, उसी जंगल में एक ठग का परिवार रहता था। सब ठग का दो लड़कियां, चार बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योति विद्या जानती थी। जब भी कोई राहगीर यात्री उस जंगल से गुजरता, उसके पास कुछ कीमती होता, तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से जान लेती थी। आज फिर से उसे बहुत दिनों बाद बहुत से खजाने का महक आया। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि एक जंगल में पथिक आया हुआ है। उस पथिक के पास चार लाल है। यदि तुम लोग इस पथिक को यहाँ ले आओ तो उससे लाल लेना मेरा काम है। यदि वो लाल हमें मिल जाए तो जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उस पथिक को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ लाओ। ठग अपने बेटे के साथ उसकी तलाश में निकल पड़ा। वो थोड़ी ही दूर चले होंगे तो उसने देखा एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उसे सोचा कि ये उसे वही पथिक हो सकता है जिसके पास चार लाल है। वो उसे पकड़कर ले गए और अपनी बेटी को हवाले करके बोले, उससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। ठग के बड़ी बेटी ने आश्वासन के साथ कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने महेंद्र गुप्त को देखा तो दिलो जान से उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में वो अपना दिल नौजवान को दे बैठी। भाइयों को डर से कुछ कह तो ना सके, लेकिन मन ही मन उसे बचाने की युक्ति सोचने लगे। कुछ देर बाद वो ठग की बड़ी बेटी खाना बनाई और उसमें जहर मिलाई। वही खाना महेंद्र गुप्त को परोस दिया। जब थाली महेंद्र गुप्त के सामने आई, उसने खाने के लिए निवाला तो जैसे खाने को हुआ, तब उसे साधु के कही गई दूसरी बात याद आई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते को सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया, वो तुरंत मर गया। ये देखकर महेंद्र गुप्त ने भोजन नहीं किए। उसने अपने मन में सोचा, साधु के दूसरी बात भी काम आई। अपनी इस चाल को असफल होते हुए देखकर ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसने महेंद्र गुप्त के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया। उसने कहा, जाओ पथिक, तुम ऊपर के कमरे में सो लो, आराम करो। कई दिनों के सफर की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे बहुत बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछा हुआ दिखा। सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने का मिलेगा। तो जैसे ही पलंग पर बैठने के लिए हुआ तो उसे साधु की तीसरी बात याद आया, परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़ कर सोना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वो बिस्तर एक कच्चे सूत से तैयार किया गया था, जिसके नीचे आग का कुआं था। महेंद्र गुप्त ने देखा, कुएं के अंदर बड़े बड़े आग कहाँ अंगारे धधक रहे थे। सोचा, साधु के तीसरी बात भी काम आई। उसने फिर मन ही मन साधु को धन्यवाद किया और पास पड़ी एक टूटी हुई चरपाई पर लेट गए। थोड़ी देर पहले जो चैन की नींद लेने के लिए सोच रहा था, अब उसकी नींद आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे जान के लाले पड़ रहे थे। सोचने लगा, आज की रात बचना बहुत कठिन है। तभी ठग के छोटी बेटी मौका पाकर आई, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से निछावर हूँ, परंतु आज की रात मेरे बस में कुछ नहीं है। आज मेरी बड़ी बहन की बारी है। बस जिस आज मेरी बहन से प्राण अपना बचा लो, कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हें सब बचा लूंगी। इतनी कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा लिए तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर कमरे में चला। अब तक तो पथिक जलकर राख बन गया होगा। जैसे ही कमरे के अंदर आई और देखा कि पथिक तो बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ है, तो उसके क्रोध की कोई सीमा ना रहा। तुरंत उसने कतार निकाली और क्रोध से बोली, हे पथिक, या तो अपने चारों लाल मुझे अभी के अभी दे दे, वरना मैं तुमको मार डालूंगी। उसी तरह महेंद्र गुप्त की चौथी बात याद आई, कहीं शत्रुओं को फंदे में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान के बात सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। उसने सोचा, आज रात बचना मुश्किल है, पर साधु की चौथी बात भी आजमानी चाहिए। महेंद्र गुप्त ने यह सब सोचकर लड़की से कहा, मेरे पास लाल नहीं है। यदि तुम मुझे मारेगी तो ऐसे ही पछताएगी, जैसे बंजारा अपने कुत्ते को मारकर पछताया था। लड़की गुस्से में बोली, और कौन सा बंजारा, कौन सा कुत्ता, क्या बक रहे हो तुम? राजकुमारी बोला, सुनो लड़की, तुम नहीं जानती, एक बंजारा था जिसने कुत्ता पाल रखा था। कुत्ता बहुत समझदार था। बंजारा अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करता था। एक समय ऐसा आया, एक कातक नाम की बीमारी ऐसा आया कि बंजारे का सारा परिवार भेंट पड़ गया और बंजारे की करोड़ों की संपत्ति बिक गई। दुखी बंजारा अपने कुत्ते को लेकर आगरा में एक साहूकार के जाता है और साहूकार को 10,000 के बदले अपना कुत्ता गिरवी रखने को बोलता है। उस समय 10,000 बहुत बड़ी रकम थी। पहले तो बनिए ने बंजारे को मना कर दिया, पर
कुछ सोचकर बंजारे को 10,000 रुपए दे दिया। कुछ ही समय बीता था कि एक रात शेर के घर डाकू घुटा। बंजारे का सेठ सब कुत्ता सब देख रहा था। भौंकूंगा तो परिवार का सब लोग उठ जाएंगे और वो डाकू उनका भी कत्ल कर देगा। और चुपचाप वो देखता रहा। जब डाकू सेठ के घर चोरी कर धन को लेकर चल पड़े तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया। सेठ के पास इतना धन था कि डाकू उसे निकाल तो लाए, अब उनसे चला भी नहीं जा रहा था। दिन भी निकलने के करीब हो चला था। डाकुओं ने सोच विचार कर उस धन को एक तालाब के अंदर छिपा दिया। सोचा बाद में आराम से निकाल ले जाएंगे। कुत्ता डाकुओं को सब करमात देख रहा था, चुपचाप वापस घर चला गया। सुबह हुआ तो सेठ के घर कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन निकाल ले गए। सेठ का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उसे दिलासा दे रहे थे। सेठ ने रोते रोते कहा, मैंने सुना था बंजार का कुत्ता बहुत समझदार है, पर यह नमक हराम तो एक बार भौंका तो नहीं। तब बंजारे का कुत्ते उस सेठ के धोती पकड़कर खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देख पास समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा, सेठ जी, ये कुत्ता कुछ कहना चाहता है, हमें इसकी सुननी चाहिए। और सभी लोग कुत्ते के पीछे पीछे हो लिए। सबको लेकर कुत्ता तालाब के पास पहुंचा, जहां वो रात को डाकुओं ने सारा धन छिपाया था। और तालाब में घुसकर सर्फियों से घुसकर थैली अपने मुंह में दबाकर बाहर आया। तुरंत सेठ के नौकर उस तालाब में कूद गए और चोरी हुआ सारा धन बरामद कर लिए। सब देख सेठ आंखों में आंसू लिए हुए कुत्ता से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ ने वही कागज मलवाया और बंजारे का नाम चिट्ठी लिखी, भाई बंजारे, तेरे कुत्ते ने मेरे 10,000 पूरे कर दिए। मैं तेरे कुत्ते को तेरे पास भेज रहा हूँ। अगर तुझे और 10, 20, 50 हजार की जरूरत हो तो मेरे पास आकर ले जाना। इतने समझदार कुत्ते को मेरे पास छोड़ने के लिए तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। बनिया चिट्ठी कुत्ते के गले में टांग नम आंखों से विदाई देता है। कुत्ता घूमता घूमता जब 4-5 दिन बाद बंजारे के पास पहुंचता है तो कुत्ते के आता देख बंजारे को तन बदन में आग लग जाती है। कहता है, मैं तुम्हें बनिए के पास गिरवी रख कर आया था और तू वहां से भाग आया। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। गुस्से में अंधा हुआ बंजारे तुरंत पिस्तौल निकालकर कुत्ते को गोली मार देता है और सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी नजर कुत्ते के गले में टंगी पर्ची पर पड़ी। तब बंजारे वो पर्ची निकाला और पढ़ता है। पढ़ते पढ़ते ही बंजारे फट पड़ता है। वो दहाड़े मार मार कर खून के आंसू रोने लगता है। पर भला अब क्या हो सकता है। बंजारे की कहानी सुन बेटी से कहता है, एक और कहानी सुनो लड़की। एक राजा के पास बहुत समझदार पढ़ाया हुआ तोता था। वो बहुत चतुर था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ गंगा स्नान ले गए और उसके घाट पर बैठाकर स्वयं स्नान करने लगे। तभी तोते की नजर एक अमर फल पर पड़ी जो पास के नदी में बहता जा रहा था। वो नदी से बाहर निकाल लाया और राजा को आने पर वो अमर फल देता हुआ बोला, महाराज, ये अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा ने कहे, मैं अकेला अमर फल खाकर क्या करूंगा, अपने बाग में लगा दूंगा। जब इसमें फल लगेगा तब सब कुटुंबियों को खिलाकर अमर कर दूंगा। गंगा स्नान से लौटकर वह फल माली को देकर कहा, इस फल को बाग में लगा दो। थोड़े ही दिनों में पेड़ से फल फूल लगने लगा। एक दिन एक फल पक कर गिरा तो उसे सांप ने सूंघ लिया, जिससे वो जहरीला हो गया। अनजान माली वो अमर फल लेकर राजा के पास आया। राजा फल को देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ सोचकर वो पहले कुत्ते को खाने को दिए, क्योंकि राजा बहुत नीतिवादी और विचारवान था। वो जानता था कि बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु को खाना ठीक नहीं होता। राजा ने जी ही वो फल कुत्ते को खिलाया। कुत्ता मर गया। ये देखकर क्रोधित होकर अपने तोते से कहा, बेईमान तोते, तू हमें जहर देकर मारना चाहती थी। ये कहकर राजा ने क्रोध में आकर तोते को मार डाला और माली से कहा, इस पेड़ को चारों ओर घेरा डाल दो, जिससे कोई इसका फल ना खा सके। लेकिन उसी शहर में एक सास बहू में भीषण लड़ाई हुई। बुढ़िया घर से निकलकर कहने लगी, आज मैं राजा के बाग में जाकर जहर वाला फल फल खा लूंगी। वो कहकर बाग में आई। जैसे ही वो फल तोड़कर खाया तो 16 वर्ष की युवती बन गई। जब राजा को यह समाचार मिला तो उसे सारा माजरा समझते देर न लगा। राजा का बहुत दुख हुआ। वो कहने, वास्तव में ये अमर फल ही है। मैंने व्यर्थ ही इतने समाधान तोते को मार डाला। इतनी दास्तान कहते कहते सवेरा हो गया। तब थक कर महेंद्र की बेटी ने कहा, तो तूने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, परंतु आज मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुझे हरगिज जीवित नहीं छोड़ेगी।
जब ठग के छोटी बेटी को पता चला महेंद्र गुप्त जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बहन को दिखाने के लिए ऊपरी मन से बोली, तुम निश्चित रह बहन, आज मैं इसे लाल लिए हुए बगैर नहीं छोड़ूंगी। दिन बीता और रात हुआ, तब थक के छोटी बेटी महेंद्र गुप्त के पास आई, बोली, भगवान का शुक्र है जो तूने चालाकी से अपनी जान बचा ली। महेंद्र गुप्त बोला, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब थक के छोटी बेटी बोली, हमारी तो यही रीति है, मेरे भाई और बाप मुसाफिरों को पकड़कर लाते हैं और हम बहनें अपने चालाकी से उनसे माल हथियाकर उन्हें मार डालते हैं। फिर बोले, तूने चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं दिलो जान से अब तुम्हारी दासी हूँ। तुम्हें जैसा समझ पड़े वैसा ही करो। ये सुनकर महेंद्र गुप्त बोला, प्रिय, तुम भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। दिल करता है कि हर पल तुम्हारे पास ही रहूं। तुम अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं हो, तुम एक नेक दिल औरत हो, तुमसे मेरा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसकी बात सुनकर थक की बेटी ने कहा, तुम कहते हो मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है, तो वो लाल कहाँ है? वो चारों लाल मेरी जांघ में है, अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। राजकुमार के बात सुन थक के छोटी बेटी बोली, प्यारे, वो लाल तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हारे दर्शनों का प्यासी हूँ, मुझे तुम्हारे दर्शनों के सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये सुन महेंद्र गुप्त बोला, जो तुम सब कहा वो सब ठीक है, जो प्यार और प्रेम की बात सब धरी रह जाएगी जब हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रह जाएंगे, लेकिन जब तुम्हारे बाप को ये सब पता लगेगा तो ये कुछ पता ही नहीं रहेगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात सबके सोने के बाद हम यहाँ से भाग चलेंगे और कहीं हम दूर रहेंगे जहाँ कभी मेरे बाप और भाई ना पहुंच सके। महेंद्र गुप्त बोले, ये सब होगा कैसे? ये सब होगा कैसे? यहाँ से निकलने का एक ही उपाय है। दो मेरे पिता के पास दो ऊँटनी है, जो दिन भर में 60 कोस चलती है और दूसरे दिन भर में 100 कोस चलती है। तुम उनमें से बड़ी वाली खोल ले आना और हम दोनों के लिए कुछ धन बांध कर रख ले लूंगी। जब आधी रात के ऊँटनी को खोलने चला गया, महेंद्र ऊँटनी ले आया, पर जल्दबाजी के कारण बड़ी बड़ी की जगह छोटी ले आया। ठग की बेटी बहुत सामान लेकर ऊँटनी में बैठ गई और दोनों चल दिए। ऊँटनी जब चलते चलते 60 कोस पहुंची तो जंगल में रुककर खड़ी हो गई। बीच जंगल में ऊँटनी को खड़ी देखकर महेंद्र गुप्त और ठग की बेटी के होश उड़ गए। ठग की बेटी बोली, अनर्थ हो गया, तुम रात के अंधेरे में बड़ी ऊँटनी की जगह छोटी को ले आए। मेरे पिता और भाई आते ही होंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर जब सवेरा हुआ, ठग ने देखा कि मेरी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब। उसने सोचा, निसंदेह मेरी बेटी को भगा ले गया। तबेले में जाकर देखा कि छोटी ऊँटनी गायब है और बड़ी वहीं है। सोचा, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और ऊँटनी पर सवार होकर उसने उसे तेजी से दौड़ा दिया। थोड़ी ही देर में जंगल में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां महेंद्र गुप्त की बेटी ठहरे थे। महेंद्र गुप्त ने आते देखा तो बहुत घबराया और कहने लगा, देखो तुम्हारे पिता आ रहा है, अब उसे प्राण कैसे बचेंगे? लड़की ने कहा, घबराओ मत, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। जाओ, जाकर उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरा बाप तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा और पेड़ पर चढ़ेगा तो मैं चुपके से बड़े वाले ऊँटनी पर चढ़कर उसको तुम्हारे दाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना और उस पर हम दोनों बचकर निकल जाएंगे, दोनों साथ। ये सुनकर महेंद्र गुप्त पेड़ पर चढ़ गया। तब ठग वहां आ गया, फंड वहां करते हुए, पिताजी, ये दुष्ट मुझे धोखे से यहाँ भगा लाया, आप इसे छोड़ना नहीं। ये सुन गुस्से से तिलमिलाया ठग महेंद्र गुप्त को पेड़ पर चढ़ा देखकर उठने से उतरा और उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। बाप को उठने से उतरने ठग की बेटी उठनी पर चढ़कर महेंद्र गुप्त के दाल के नीचे पेड़ के पास ले आई। महेंद्र तुरंत कूदकर उस पर बैठ गया। महेंद्र गुप्त के बैठते ही ठग की बेटी को ऊँटनी ने दौड़ा दिया। ठग हाथ देखता रह गया। ठग को बेटी और महेंद्र गुप्त कई दिनों का रास्ता तय कर एक शहर में पहुंचे। दोनों वहीं में बस गए। वहां महेंद्र गुप्त ठग की बेटी के साथ आराम से दिन गुजारता रहा और जब उसके देश निकालने की अवधि पूरी हो गई तब वो अब उसको लेकर अपने राज में चला गया और उसके साथ शादी कर हंसता हंसता जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष, महेंद्र गुप्त और ठग की बेटी की ये कथा हमें ये सिखाती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है। जब बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम मिलते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, सही निर्णय, संयम और परस्पर विश्वास हमें हर समय संकट से बाहर निकाल सकती है। ये कहानी दोस्तों आपको कैसा लगा? ये कहानी आपको दोस्तों कैसा लगा? ऐसी ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक करें।